आलिया खान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में शादी के बाद सबसे पहला जो मरहला आता है वो प्रेगनेंसी का होता है, दौरान हमल होता है। और हमल के दौरान ज़ाहिर बात है, ख़ास तौर पर अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, पहला बच्चा हो, तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी कुछ वजूहात ये होती हैं कि पहला बच्चा होता है, इतना तजर्बा नहीं होता, और कुछ वजूहात ये होती हैं कि उनको मेडिकली इश्यूज़ जो आ रहे होते हैं उस हवाले से उनको सही अवेयरनेस नहीं होती। तो आज हम दौरान हमल पैदा होने वाले मसाइल और वो कितने पेचीदा होते हैं, कितने आम होते हैं और कितने हल तलब होते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फ़ारूक साहिबा के पास। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगी। मैंने पिछले दिनों प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फ़ारूक साहिबा का जो है इंटरव्यू किया था, ख़ास तौर पर हमल में जो कैंसर होता है उसकी वजूहात और उसके इलाज पर। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे फ़ीडबैक दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मुस्तफ़ीद किया, और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे भेजे हुए पेशेंट्स के साथ बहुत खुसूसी शफ़क़त फरमाई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये भी एक सदका जारिया है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस मोहब्बत का हमें इस काबिल समझते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहिबा से जो है हमल के हवाले से बात करेंगे और उनके मसाइल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी मैं देखने वालों को बता रही थी कि हमारा पिछला जो इंटरव्यू था वो लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों को बहुत ज़्यादा उससे अवेयरनेस हुई, और ख़ुसूसी तौर पर वो टॉपिक भी बहुत पेचीदा था और लोगों को इतना ज़्यादा उसके हवाले से मालूमात नहीं थी। तो आज उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया कि शादी के बाद हमल होता है, और हमल के बाद जो है ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जैसे नोज़िया हो जाता है, और अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत से मसाइल होते हैं। आप इस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या हो सकते हैं, उसमें एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच आलिया। असल में इस तरह से है कि ये नोज़िया वॉमिटिंग है ना, ये प्रेगनेंसी के इब्तदाई नॉर्मल चेंज है बॉडी में जो आती है जी। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने इसको डाइट से करना है कि आप अपनी जो डाइट है आप जैसे रूटीन में पहले ले रहे थे आप वैसे नहीं लेंगे। आप अपनी वो थोड़ी डाइट जो है वक्फे वक्फे से लेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में वक्फे वक्फे से लेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है नोज़िया वॉमिटिंग। अच्छा। इसलिए मरीज़ बड़ा परेशान होता है, तो मैं कहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। हाँ, लेकिन समटाइम्स इसमें कुछ प्रॉब्लम्स समटाइम्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है तो समटाइम्स ये मोलर प्रेगनेंसी होती है जिसको अंगूरी हमल कहते हैं, उसमें भी ज़्यादा होता है। या फिर आपके ट्विन प्रेगनेंसी है, एक से ज़्यादा हमल है तो उसमें भी ये ज़्यादा होता है। तो सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करवा के आप चेक करवा ली कि आपको कोई अंगूरी हमल तो नहीं है या ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है तो उसमें इसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोगों को तो पूरे 9 मंथ तक होती है वॉमिटिंग। नहीं, फिजियोलॉजिकली जो होता है ना वो तकरीबन पहले जो 3 महीने है ना वो सेटल हो जाता है। 9 मंथ के बाद वो थोड़ा सा स्टमक प्रेशर, गैस्ट्राइटिस उस वजह से होता है। तो उसके लिए भी डाइट का एहतियात बताते हैं कि आप, क्योंकि स्टमक जो होता है ना, प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स होते हैं स्टमक उससे वो एसोफेगस होती है वो रिलैक्स हो जाती है और स्टमक के कंटेंट्स ऊपर आते हैं जिससे उनको गैस्ट्राइटिस होता है, तो उसी से नोज़िया वॉमिटिंग होता है। तो उसमें उनको ज़्यादा तली हुई चीज़ें या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए होती हैं। अगर उसके बावजूद भी सेटल ना हो तो फिर उसके लिए दवाई लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से होता है, मैंने अभी जिक्र भी किया कि पहली प्रेगनेंसी होती है, और पहली प्रेगनेंसी में ख़वातीन को नहीं, बच्चियों को इतना पता होता, और फिर वो जो माएँ बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा देती हैं, मैंने भी फेस की। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब वो ज़रूरी होती हैं, या किस तरह से उनको ख़वातीन को देखना चाहिए? नहीं, ये देखें, ऐसे है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है, तो आप अपनी रूटीन लाइफ गुजारें। जो आप रूटीन, आप जो हाउस होल्ड काम कर रहे थे, अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, अपना रूटीन में करें।
हाँ, अगर आपको कोई ब्लीडिंग है, कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है, या पास प्रेगनेंसी में आपको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हुआ है तो उस सूरत में कुछ हो सकता है। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट, आप अपनी रूटीन एक्टिविटी जारी रखें। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में मतलब जैसे पहले 3 माह है, आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, अद्वियात नहीं लेनी कोई, तो क्या वो ज़रूरी है? जी देखिए, पहले जो 3 महीने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। उसमें बच्चा बन रहा होता है, इसलिए आपने कोई भी दवाई डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं लेनी। आपने फॉलिक एसिड है जो कि आपको लेना है, कोई आयरन कैल्शियम नथिंग एल्स। अगर आपको कोई बुखार है, जुकाम है तो आप जी ये एंटीबायोटिक लेने ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपने ऐसी दवाई जो कि सेफ हैं, टाइम टेस्टेड हैं, आप वही ले सकते हैं। सिर्फ अगर आपको बुखार है, सर में दर्द है, इस तरह से तो आप पैनाडोल ज़रूर ले सकते हैं। पैनाडोल सेफ है, पैरासीटामोल के नाम से जो आती है। पैरासीटामोल इज सेफ, इज़ अ सेफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बहुत ज़रूरत भी है तो आप मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कोई दवाई ना लें। हाँ, दूसरी चीज़, अब जैसे खुराक ही रह गई कि ये अंडा है तो ये गर्म है तो आप ना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप लें, आप अपना जो रूटीन सब लोग खा रहे हैं आप खाएं, ठंडा गर्म बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है साथ ही ख़वातीन को जो है उनकी HP कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो रहने लग जाता है, थकावट महसूस होती है, उसकी वजूहात क्या हैं और अगर होता है तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर भी बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से चेंजेस आती हैं, ये उसकी वजह से होता है और ये एक नॉर्मल चेंज होती है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे मरीज फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर जो है उसका वो 90-60 ब्लड प्रेशर है, आप क्या करें? तो मैं उनको कहती हूँ कि ये कोई इमरजेंसी नहीं, इट्स फाइन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने कुछ नहीं करना। हाँ, दूसरी चीज़ है, अगर हीमोग्लोबिन कम है, वो एनीमिया है, उसकी वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो फिर डॉक्टर जो है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उनको खून की कमी दूर करने के लिए जो भी डिपेंडिंग अपॉन उनको ब्लड चाहिए या आयरन चाहिए तो उसके लिहाज से उनको ट्रीट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे देखने में मोस्टली आती है कि पहले कभी होता था, मेरी सास भी अक्सर या मेरी वालदा भी कहती थी हमने तो इतने बच्चे पैदा किए, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, या हमारे बच्चे नॉर्मल पैदा हुए, घरों में ही पैदा हो गए। तो अब कुछ हालात चेंज हो गए हैं, अब हर बच्चे को, हर खातून को जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में जो है ना C-सेक्शन की यानी कि बड़े ऑपरेशन की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। क्या वो बहुत ज़रूरी हद तक करना पड़ता है, या क्यों अब प्रेगनेंसी आसान करने के लिए, डिलीवरी आसान करने के लिए हर डॉक्टर और हर खातून जो है वो C-सेक्शन को प्रेफरेंस देती है? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। आपने अगर जैसे अपनी अम्मी की और सास की बात की तो उनके टाइम में आप अपने टाइम का फ़र्क देखें कि वो कितना हार्ड वर्क करती थी, कितना रूटीन काम करती थी, कितनी एक्सरसाइज उनकी उसी काम में हो जाती थी। इसीलिए उन सबके मसल्स और ये सारे बहुत अच्छे ट्यून अप होते थे कि वो नॉर्मल लेबर इजी बर्थ हो जाती थी। आजकल की जो हमारी बच्चियां हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, इस वजह से सिजेरियन सेक्शन का रेट ज़्यादा है, वो बिल्कुल काम नहीं करती, उनके मसल्स जो हैं वो ट्यून अप बिल्कुल नहीं होते हैं। उसके अलावा अब ग्रेजुअली जब ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आ गए हैं, जैसे मोटापा है, मोटापे की वजह से फिर हाई ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है जी, इन्हीं सारी वजूहत की वजह से। तो ये सारे फैक्टर हैं सिजेरियन सेक्शन के ज़्यादा होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, मोस्टली ये होता है कि कुछ ख़वातीन को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है कि 2 माह गुजरे, 3 माह गुजरे, हमल ठहरा, उसके बाद मिसकैरेज हो गया, वो कितना ख़तरनाक है और उनको मतलब प्रॉपरली डॉक्टर के पास कितना आना चाहिए? नहीं देखिए जी, अगर तो वंस इन अ वाइल जो इन लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इसमें ये प्रॉब्लम जो होती है मोर देन 40-50% केसेस में जो एग होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसे नेचर जो है ना, वो एक असूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
जी। कि जो ठीक रहता है वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं ठीक रहता है वो एक्सपेल निकल जाता है, या नहीं भी निकला जिसको मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं कि अनबैरिड दिल की धड़कन ख़त्म हो गई, हाँ। ठीक है, तो वो हो जाए तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। और फिर बास का कुछ कॉजेज़ भी होती हैं, समटाइम्स आप डायबिटिक हैं या आपकी कज़न मैरिजेज़ हैं, फैमिली मैरिजेज़ हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको डील करते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे दवाई देने से ही वो एक्सपेल हो जाता है और डीएनसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हमने सी सेक्शन की बात की है, तो ऑपरेशन कई तरह के होते हैं और ऑपरेशन में बेहोशी भी कई तरह की होती है। पहले होता था बेहोशी कर देते थे और ऑपरेट हो जाता था। आजकल कमर में टीका लगाया जाता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो टीका लगा और उसके बाद तो एक तो ख़वातीन शिकायत करती हैं कि मेरा सी सेक्शन हुआ, मैं मुझ पे मोटापा तारी हो गया, और दूसरा फिर वो शिकायत करती हैं कि जी मुझे इंजेक्शन लगा कमर में, उसके बाद मैं काम करने से रह गई हूँ। तो आप बताएं कि बेहतर तरीका इलाज क्या है, और अगर लोगों के इस तरह के ख्यालात हैं कि टीका लगने से कमर में ये मसाइल पैदा होते हैं, तो वो किस हद तक ठीक है? देखिए जी, आलिया जी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है जी। और ये हमें डेली लाइफ में, मुझे भी बहुत सारे मरीजों के साथ ये प्रॉब्लम उनको समझाने में ना, क्योंकि ये हमारी बड़ी बूढ़ी ख़वातीन ने एक मिथ जो है वो बहुत पक्की आपके दिमाग में डाल दी है कि जी ऑपरेशन कमर से टीका नहीं लगाना, उसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया जिसको फुल बेहोशी कहते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है डेट इज़ द सेफेस्ट एनेस्थीसिया। पहली बात मैं बता दूँ, ये टीका जो है वो बिल्कुल हड्डी में नहीं लगता। अच्छा। दो मोरों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है और बहुत बारीक नीडल होती है, उससे वो दवाई जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो सिलेक्टेड स्पेस होती है वहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आपके नीचे वाला हिस्सा सुन हो जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे ऑपरेशन के बाद जो मैक्सिमम टाइम पीरियड पेन का होता है ना, इसका 6 से 8 घंटे पेन नहीं होगी आपको। प्लस मदर को जब बेहोशी वाले इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे तक भी जाता है और समटाइम्स बच्चा भी बहुत क्राइम बेबी नहीं निकलता, ठीक है। और तीसरी बात ये कि खुदा न खासा मदर को कोई कार्डिक प्रॉब्लम था जो कि अनडायग्नोज था, हाँ, पता नहीं था, या उसको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन चल रहा था, उसकी इंट्यूबेशन हुई, तो वो उस वक्त माँ खुदा न खासा उससे आउट ही नहीं हुई। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है जनरल एनेस्थीसिया जो है ना वो ज़्यादा रिस्की है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा सेफ है मदर्स के लिए। तो इसलिए ये चीज़ें जो कि कमर में दर्द की और वजूहत होती हैं, उसके लिए ज़ाहिर है उनकी रिपीटेड चाइल्ड बर्थ्स हैं, आपका एट द बर्थ प्लेस आपका पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, फिर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आपकी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं, तो कमर में दर्द की वजूहत वो होती है ना कि ये टीका। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि मोस्टली होता ये है कि डिलीवरी का वक्त आता है ना, तो सारी ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मेरा सी सेक्शन ना हो। और कुछ वजूहात ये भी होती हैं कि उनके माइंड में ये होता है कि जी अगर मेरा सी सेक्शन हो जाता है तो मैं 1 या 2 बच्चे पैदा कर सकती हूँ, इसके बाद मेरी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो आप बताइएगा कि सी सेक्शन में मैक्सिमम आप कितनी डिलीवरीज कर सकते हैं, कितने बच्चे पैदा करने की गुंजाइश होती है, जिसमें नॉर्मली मतलब ख़वातीन की वो सेहत पे भी ना असर पड़े और डिलीवरी भी हो? नहीं देखिए, ये तो एक बहुत ही पेचीदा सा सवाल है आपने पूछ लिया। नॉर्मल डिलीवरी जो है ना, देखिए जी वो हो जाए तो डेट्स द बेस्ट थिंग, उससे अच्छी चीज़ है कोई नहीं। बल्कि अब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जी हमने पेन नहीं लेनी तो आप हमारा ऑपरेशन कर दें, तो उनको मैं बहुत ये काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ, इसमें आपको ऑपरेशन से पहले पेन है, उसके बाद सीज़ेरियन के अपने बहुत सारे मिसाइल होते हैं इन द लेटर लाइफ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बीइंग अ डॉक्टर हमें उसकी फेस करनी पड़ती हैं जी। ठीक है, कि एक आपका ऑपरेशन हो गया, बच्चा आपके पास आ गया, दूसरा खुदा न खासा कोई प्रेगनेंसी मिसहैप हो जाता है, मिड में हो जाता है, खुदा न खासा बच्चा आपका अंदर कंजेनिटली एबनॉर्मल था, तो उसकी टर्मिनेशन एक्सपल्शन प्रीवियस सिजेरियन के साथ मुश्किल हो जाती है। एक बात। दूसरी बात यह कि सिजेरियन आप कितने कर सकते हैं, हाँ जी वो भी देखिए डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पे। पहला सिजेरियन कितना नीट हुआ, कितना क्लीन हुआ, तो इसलिए 4-5
कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, हम 6 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके किसी अच्छे हाथों ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी ख़वातीन को ये कहूँ कि नहीं जी आप 5 या 6 बच्चे पैदा करें, और वो भी सी सेक्शन से। और वो भी सी, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के अपने प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन होते हैं कि मल्टीपल सिजेरियन के बाद अगर आपकी ऑल जो है वो नीचे आके चिपक जाती है तो वो ऑल बच्चेदानी के उस कार में चली जाती है जिसको प्लेसेंटा इंक्रीटा या एक्रीटा बोलते हैं जी। और वो आजकल हमारी जो सिजेरियन सेक्शन जो राइज की है उसकी वजह से उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसका जो ऑपरेशन होता है ना रिपीट, जो उस वक्त हमने सर्जरी करनी होती है वो बहुत रिस्की सर्जरी होती है, जो कि खुदा न खास्ता माँ की जान को खतरा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है जी। तो इसलिए अब वैसे भी आजकल हमारी जैसे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपके पास अगर कम बच्चे होंगे आप उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी प्रॉपर टेक केयर कर सकते हैं, हेल्थ तो अच्छी हो जी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है सिजेरियन आप जितने मर्द, लेकिन आप इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एडवोकेट करूँगी जी आप बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि खुदा न खास्ता मल्टीपल स्कार्स के साथ अगर प्लेसेंटा सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में नीचे लग गया तो वो माँ की जान को खतरा हो सकता है बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात देखने में आई है कि ख़वातीन जो हैं बच्चों को ब्रेस्ट फीड कम कराती हैं, क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू किया था ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो उन्होंने भी इसकी मेन वजह यही बताई थी कि ख़वातीन जो हैं अपने बच्चे को प्रॉपरली 2 साल दूध नहीं पिलाती तो फिर उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और गायनी का तो अक्सर देखने में आता है जी, ख़वातीन कहती हैं वो जी मेरा तो दूध ही नहीं उतरा तो मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं। तो इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपने जी। हमारी ना बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि वो कहती हैं कि दूध खुद से नहीं आ जाएगा। ये अल्लाह ताला ने एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है कि बच्चा जब माँ के दूध को सक करेगा तो उसको दूध आएगा। हाँ, जितना पिएगा और जितना अपनी और जितना माँ बच्चे को साथ लगाएगी, बार बार साथ लगाएगी जी, वो उसके ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा, वहाँ से हार्मोन्स आएंगे और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होएगी। आजकल हमारी बच्चियाँ बहुत सारी होती हैं कि चलो जी अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन के बाद चलो जी बच्चे को फीडर दे दिया, फीडर पे लगा दिया, अब ये इंसान का बच्चा है और ये बहुत अक्लमंद होता है ठीक है, फीडर से दूध उसको बहुत आसानी से आ जाता है। हाँ। माँ का दूध जब वो पीता है उसको एफर्ट करनी पड़ती है और वो सो जाता है जी। तो माँ कहती है कि मेरा दूध मतलब पीता नहीं है, फीडर बड़े शौक से पीता है जी। तो इसलिए उनको एक चीज़ जो उनको बतानी होती है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑपरेशन हो गया और आप दूध नहीं पिला सकते हैं, आपको दर्द में है आप तो आप वो बच्चे को दूध जो है वो फिलहाल फीडर से ना दें, आप उसको सिरिंज से दे दें, किसी ड्रॉपर से दूध दें ताकि उसको फीडर की आदत ना हो। फीडर की आदत नहीं होगी तो वो माँ का दूध ज़रूर पकड़ेगा। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात वही फिर जो मिथ हैं कि डिलीवरी के बाद या ऑपरेशन के बाद बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपनी बेटियों को या बहुओं को कहती हैं जी पानी नहीं पीना, पेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, कहती हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात, अगर माँ पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं लेगी, लिक्विड्स नहीं लेगी, दूध नहीं लेगी तो उसको दूध नहीं आएगा, वो लैक्टेशन इस्टेब्लिश नहीं होएगी कि वो पानी का परहेज के बिल्कुल पेट नहीं भरता, पेट अपने टाइम के साथ खुद ही अंदर चला जाएगा, लेकिन आपने पानी नहीं छोड़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपने बच्चे को बार बार साथ लगाएं ताकि आपके ब्रेन को स्टिमुलस जाएगी, हार्मोन आएंगे तो वो दूध आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और मेरे नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बड़ा इसरार किया कि डॉक्टर साहिबा से एक और नशिस्त रखें। इसके अलावा और कोई आपका सवाल हो और कुछ पूछना चाहते हो तो प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फ़ारूक साहिबा से आप बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।